जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय नमः आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के प्राणायाम को लेकर प्रश्न आते हैं, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, सब अलग अलग बताते हैं। तो वो पूछते हैं कि सच्चा प्राणायाम कौन सा है, इसकी सही विधि क्या है, और इसमें एक रेशो भी बताया जाता है सांस लेने का, तो वो क्या अनुपात है, उस बारे में बताएं। हाँ, तो अक्सर तुम देखोगे कि ज़्यादातर जो है प्राणायाम के वैसे जो पतंजलि योग दर्शन और जो संसार में उपलब्ध हैं वे 4 प्रकार के प्राणायाम मुख्य तौर पे हैं। एक है अनुलोम विलोम, दूसरा है आपका जो है फिर उसके बाद रेचक, पूरक और कुंभक, तीसरी है फिर भस्त्रिका, और फिर चौथा है केवल जो है बाहिर और आंतरिक प्राणायाम कुंभक जो है, मतलब बाहर सांस को रोक देना, वहीं रोके रखना, और आंतरिक सांस रोकना और फिर वहीं रोके रखना, इस तरीके से। अब इनके जो अनुपात हैं उस पर बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है, क्योंकि किसी का मानना है कि 2 में लो, 4 में रोको, और फिर जो है थोड़ा सा फिर 2 में या 3 में छोड़ो अनुपात में। लेकिन असल रहस्य क्या है? असल रहस्य किसी को भी पता नहीं है, वो है 3, 6, 9 का। और संसार में ये जो त्रिगुण शक्ति का यू रूप है, इसका है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, स्त्री, पुरुष और बीज, और जो सूर्य, चंद्र और मतलब सुषुम्ना, ये शक्तियों का विशेष है। तुम जैसे गायत्री, सावित्री और जो सविता, और ये एम, ह्रीम और क्लीम, और जितना भी तुम्हें ये भूर, भुवे और स्वे, ये त्रिगुण जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये जो त्रिगुण हैं, और जैसे इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब विषय को लेके सबसे पहले कौन सा विषय था? 3 का फिर है 6, और 6 का है फिर 9 के बाद एंड हो जाता। अब ऐसे भी तुम देखो बीज 1, और उसके जो गुण हैं 3, और 3 का फिर अनुपात 6, और 6 का फिर 9 के बाद में फिर संयुक्त होकर बीज वापस 1 पे आ जाता है। यही ज्योतिष का गणित है, और फिर इसका तो विस्तार है फिर सारा। तो 108 का भी यही है कि 8 और 1 9, तो 1 और 0 और 8, ये इस तरीके से। तो प्राणायाम में जो ये सूत्र है 3, 6 और 9 का, इसका उपयोग ही किया जाता है। अब इसमें सारा मैं विज्ञान को बताऊंगा, कैसे ब्रह्मचर्य, कैसे वीर्यपात, ये सब चीज़ विषय को लेकर क्या है जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर बमबारी की जाती है, और किस तरीके से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारा सूत्र अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। और कुछ विषय जो है वो शेष मैंने रखा है, जिसे मैं आगे विस्तार से बताता चलूँगा प्राणायामों के विषय में। जैसे मैंने बताया समसूत्र प्राणायाम कैसे करें, और दूसरा मैंने रेचक, पूरक, कुंभक का विषय तो मैं आज बताऊँगा ही, और जो है फिर उसके बाद भस्त्रिका का, और फिर उसके बाद बहिर और आंतरिक प्राणायाम, जिसे ध्यानंद का बोलते थे, जिसे आपका ये जितने भी हठयोगी हैं, हठयोग से कनेक्टेड है, राम मूर्ति का, ये सब विषय जो है लेखे प्राणायाम का विषय, राम मूर्ति वगैरह का, ये सब मैं बताऊंगा, वो अगले में बताऊंगा। पहले समझें जो रियल प्राणायाम है मूल में, अनुपात बगड़ाए बगैर कोई दूसरे नंबर का प्राणायाम जो है इसे नहीं करोगे। अब ये कैसे है, क्योंकि मैंने 3, 6, 9 वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या करना है कि आप पूरक करते में, तो पूरक करते में क्या करेंगे, 3 सेकंड का अंतर, इसे हमें प्रारंभ में बांट लेती है 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड। 3 में पूरक, 6 में कुंभक और 9 में रेचक। 3 में, अब 3 में क्यों, क्या जो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का सिद्धांत, स्त्री, पुरुष, बीज, और ऋण और धन, और बीज जो है, अब ध्यान का विषय कौन सा रहना चाहिए? ध्यान का विषय मूलाधार चक्र, जो हमारा मेन बीज है। बीज हमारा, मनुष्य का बीज कहाँ निर्माण होता है? मनुष्य का बीज निर्माण है मूलाधार में। मतलब निर्माण तो अलग अलग चीज़ पे, लेकिन उसका जो विस्फोट करके और उससे जो शक्ति प्राप्त की जाती है, जैसे परमाणु बम में प्राप्त करी जाती है, ऐसे ही उसकी जो कुंडली जागरण की शक्ति प्राप्त करी जाती है, वो प्राप्त करी जाती है मूलाधार में ही। ये समझिए। अब मूलाधार में क्या है, तो मूलाधार इसलिए मूलबंध, मेन बेस, मतलब मुख्य चक्र इसका आधार है। तो आप क्या काम करेंगे, सीधे सहज आसन में बैठेंगे, रीढ़ वगैरह सीधी रहे, इसमें कोई मुद्राओं का विषय नहीं है, मुद्राओं का विषय तो बहुत बाद में है, मुद्राओं का विषय बाहरी तौर पे है। आंतरिक तौर पर सिंपल है, आप चाहे ऐसे बैठ जाओ और चाहे ऐसे करके बैठ जाओ, जिसमें सहजता रहे आपको, और सीधा गर्दन ना तो यूँ रहे ना यूँ रहे, बिल्कुल सीधी रहे। और इसके बैठने के बाद में आप अब अनुलोम विलोम का विषय है यहाँ पे, इससे खींचोगे, इससे छोड़ोगे। तो मूल में क्या है कि हम प्राणायाम को किस तरीके खींचना। अब 3 मिनट में मान लो जैसे हमने शुरू करा इस वाले से, चंद्र से, या हमने सूर्य से स्वर करा, किसी से भी स्वर कर सकते हो जो उस समय उपलब्ध चल रहा हो तुम्हारा स्वर, उससे खींचोगे। तो खींचते में क्या काम करा तुमने कि ऐसे इसे दबाया, और इसके बाद
खींचना शुरू करा। खींचने के बाद जो है आपको इसमें लगभग 3 सेकंड लगे। तो इसमें जब आप वायु को अपने प्राण और वायु जो ब्रह्मांड में प्राण वायु है इसको खींचेंगे और इसमें ऋण और धन आती है, तो पहले हम ऋण धन को किससे खींचेंगे? इसकी मात्रा से। तो इसमें हम बनाएंगे ऋण की मात्रा, इससे धन की मात्रा। तो पहले हम ऋण की मात्रा बढ़ाएंगे, इसमें प्लस ये भी आता है, धन भी आता है इसके साथ साथ। तो जब इसे खींचेंगे, खींचने से ये चीज़ गई यहाँ, तो हमें ऐसा अनुभव करते हुए चलना चाहिए जैसे कहते हैं ना कि अर्थ को जानो, शब्द के साथ अर्थ को जानो। तो पहले जब हम उसे खींचेंगे तो ये मस्तिष्क में ऐसा लगेगा हमारे मस्तिष्क में भर रहा। 3 सेकंड में तो हम इतना अनुभव नहीं कर सकते, तो अनुभव कर दो, अनुभव फिर बढ़ाना पड़ता है। तो हम ऐसे अनुभव करते हुए और फिर ये सारा का चीज़ को धीरे धीरे यहाँ लाते हुए इसमें मतलब फेफड़ों में भरते हुए, नाभि में भरते हुए, पेट तक भरते हुए और मूलाधार पर लाएंगे। मूलाधार पर जो हमारा विषय है, अभी मूल बंध नहीं लगाना, तो मूलाधार पर हमारा ध्यान का एकाग्र रखते हुए वहाँ पर एक ऐसा सुविचार किया जाता बिंदु है। तो बिंदु विचार करने पर क्या होता है, जो हमारा वीर्य है और इस तरीके में रज है वो पॉइंट वहाँ होता है, ये समझिए। पहले तो अभी वहाँ चक्कर वक्र कुछ नहीं है, सबसे पहले उस बिंदु पर ये जो ऋण की है इसकी बमबारी की जाती है। प्राण और वायु की, प्राण अलग है और वायु अलग है, प्राण और वायु का उसका बमबारी की जाती है। उस बमबारी से उस जगह विस्फोट खड़ा होगा और फिर कुंभक करा। अब कुंभक कैसे करा, ये तो होगी पूरक, पूरक के साथ पहले वहाँ जाके वो अपनी प्राण वायु पहुँचा दी। अब उसके बाद मूलबंध लगाया, पेशाब की जननेंद्रिय को खींचा और सांस को रोका, ये चीज़ थोड़ा कर ली, तो जालंधर मतलब आपका मूलबंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद तीनों लग गए और गर्दन आपकी हो गई यूँ। यूँ नहीं रखनी चाहिए, गर्दन रहे यूँ, सिंपल। ये रखी और इसके बाद में क्या है कि वहाँ जो बीज है, प्रकाश का जो बिंदु सोचा हुआ है, उस पर ध्यान करते हुए ये जो एनर्जी है इसका प्रभाव मारते रहना पड़ता है मानसिक शक्ति के माध्यम से। मानसिक शक्ति ही है मुख्य। पहले मानसिक शक्ति के मारने से प्राण शक्ति में बार बार आघात करती है। आघात करने पे चूंकि मूलबंध लगाने से वो प्राण वायु जो है, जो हम उसकी एनर्जी विस्फोट हो रही है, वो और टांगों में ना जाए, कहीं और ना भाग जाए, खर्च ना हो जाए, ये वहाँ पर है। तो लगातार उस जगह विस्फोट होते हुए जो जिस प्रकार जैसे परमाणु बम में ये सब तोड़ा जाता है उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इसी प्रकार उसको जो है तोड़ा जाता है। जो हमारा बीज है, जो हमारा वीर्य है, जो स्त्री का रज है, स्त्री अपने रज को तोड़ती है, पुरुष अपने बीज को तोड़ता है। तो तोड़ने के बाद में वो वहाँ से एनर्जी उठती है। अब एकदम नहीं उठेगी अभी, तो जैसा वो प्रारंभ में जब करोगे क्रिया तो होती तो है ही भाई, अल्प मात्रा में होगी, छोटे मात्रा में वो होगी जरूर। नतीजा क्या होगा, अभी बंद नहीं खोला आपने और आप अब रेचक प्रारंभ करा आपने, तो रेचक करते में जैसे सांस तो बाहर निकालते चले गए, लेकिन संग में जो ऊर्जा है उसी पॉइंट से आप उठती हुई अनुभव करेंगे। ऐसे करते हुए चक्कर का ध्यान नहीं करना, चक्कर के चक्कर में भी मत पड़ो, केवल मूलाधारी चक्र मुख्य है। तो ऐसा उठाते हुए लाए और यहाँ से वो यहाँ तक आएगा। आप जो शक्ति का प्रवाह है उसे मस्तिष्क तक चारों में ही करके फेंक दें, अपने शरीर से बाहर फेंक दें। और शरीर से 2 प्रकार का भेजा गया कि एक तो ये गया और 84 लाख जो न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में हैं, और ये कपाल से होती हुई जो ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि, उसको भेजता हुआ, और जो 84 लाख न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में, उसमें वो शक्ति का प्रवाह होता। तो इसके लिए 9 सेकंड का अनुपात चाहिए, क्योंकि सारा एनर्जी अगर हमने यूँ करके फेंक दी, इसलिए इसके प्राणायाम के बाद ही जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे पहले कोई भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। समसूत्र के बाद में ये वाला, और इसके बाद जब ये सज जाएगा तो वैसे जो है भस्त्रिका, वैसे उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। मुख्य तो 2-3 ही प्राणायाम है, एक समसूत्र, एक रेचक पूरक कुंभक और एक जो है बाहरी और आंतरिक प्राणायाम। तो अब जब वो एनर्जी आ गई तो आपका रेचक से क्या हुआ, प्राण और वायु बाहर। प्राण तो आपने खर्च कर लिया, उसका जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट एनर्जी है, जो कार्बन है, वो आपने बाहर निकाल दिया। अब जो है बंद खोल दिए, फिर आपने फिर लिया, उस समय मूल बंद खुला रहे हुए, फिर जो है आपने दूसरे साइड से ले लिया। तो अब आपने धनात्मक शक्ति का अपने अंदर आह्वान करा, धनात्मक शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करना शुरू करा, उसे आकर्षित करा और फिर ले जाकर उसी प्रकार वहाँ पर फिर उसकी टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद में 3 सेकंड में वो लेते हुए चले गए, सारे को सोचते हुए वापस,
क्योंकि बार बार यही एनर्जी इकट्ठी करते रहोगे तो उसमें क्रिया नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा, जिसे इसका नाम तो रही क्रिया योग है। तो ये गया और इसे वापस खींच कर वहीं पे टक्कर करी जाती है, क्योंकि पहली जो एनर्जी है, पहली वाली एनर्जी का भी कलेक्शन किया जाता, नहीं तो आपने तो वहाँ से एनर्जी उठा दी, वो तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी बची। तो उसे इसी जो जब हम पूरक करते हैं तो जो पहली एनर्जी जो हमने यहाँ तक लाए, उसी एनर्जी का प्रवाह वापस इकट्ठे करके इस एनर्जी के साथ जोड़कर और इसकी टक्कर अपने बीज पर मारी जाती है। तो अपने बीज पर मारने पे फिर वही मूलबंध लगाया, उड़िया में लगा, जालंधर बंद लगा, कुंभक करने के बाद उसी पॉइंट पर अपने चित्त को एकाग्र रखो। त्राटक जो है वहीं करना है, त्राटक अंत है, त्राटक वहीं करना है प्रकाश का। बाद में आपको स्वयं ही प्रकाश दिखने लगेगा वहाँ प्रकाश। तो प्रकाश जो उदय होता है तो पहले बिंदु होता है, बिंदु के बाद वो जो फटता है, भाई कैसे फटेगा, मतलब त्रिकोण के रूप में फटता है। तो त्रिकोण के रूप में किस प्रकार फटेगा, पहले पुरुष के रूप में जिसे लिंग बोलते हैं, उसमें एक ये और ऐसे बिंदु बीच में और ये करके ऐसे, मतलब उसका कोण नोक जो ऊपर की ओर बनेगी और स्त्री की नोक नीचे बनेगी, उसका है योनि त्रिकोण और पुरुष का लिंग त्रिकोण, इस तरीके बनती है, एनर्जी फटती चली जाती है। तो वो जो फटता है, एक कोण, फिर दो कोण, फिर षटकोण, फिर अष्टकोण, इस तरीके फटने का उसी का नाम है प्रकाश। और उन्हीं से यंत्र बने हुए हैं, जितने भी ये बने हुए हैं, जो आप श्री यंत्र वगैरह ये सारे देखे हुए, ये श्री यंत्र को वैसे रख के पूजने का विषय ना, ये सारे श्री यंत्र अपने अंदर ही बनते हैं, ये ध्यान रखो। तो ऐसे करते करते फिर मूलबंध लगाया, फिर एनर्जी को फिर उठाया, फिर ऐसे निकालते हुए सिर तक लाए, उसे अपने जो मैंने बताई जो पीयूष ग्रंथि से भेदते हुए, और भेदने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उसमें फोड़ दो, उसका अर्थ है उसमें एनर्जी का प्रवाह किया जाता, उसे एक्टिव किया जाता। उसे एक्टिव करने से क्या होगा, और उसी एक्टिव होने से जो 84 लाख जो न्यूरॉन्स है, इसी का नाम है 84 लाख योनियाँ। योनियाँ कहीं बाहर ना है, 84 लाख योनियाँ यहीं हमारे शरीर में, जो न्यूरॉन्स हैं, जो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं, वे सारे एक्टिवेट होते हैं और फिर यहीं घोर प्रकाश दिखता है, वो बताऊंगा मैं। और फिर लाए, फिर इससे लाए, फिर जैसे हमने इससे शुरू करा, इससे जो ऋण की और धन कम मात्रा में रहता है, ऋण की मात्रा का जो है विस्फोट करा, फिर खींच के ऊर्जा को ऊपर लाए, विस्फोट उसे प्रसारित करा, और फिर वापिस जो है इससे खींची धनात्मक खींच के फिर वो उस पर टक्कर मारने के बाद फिर वापस खींच के बाहर करा। तो ऐसे जो आरोह है, अवरोह है, रे ही क्रिया योग का जो विशेष चलता है, इसके घर्षण से वहाँ लगातार ऊर्जा बनती चलती है। वही ऊर्जा गुणात्मक होकर 3 की 6, 6 की 9, 9 की जो आगे ऐसा चढ़ती चली जाती है, उसी का नाम है कुंडलिनी जागरण। अब क्या है, जैसे चीज़ पे क्या भाई यहीं क्यों, तो आमतौर पे हम जो है 2 तरीके से शक्तिपात करते हैं। 2 तरीके से शक्तिपात का अर्थ हो गया, एक गुरु के माध्यम से, एक प्राकृतिक माध्यम से, या तो 3 प्रकार का हो गया, लेकिन गुरु के माध्यम से उसमें द्वैत हो गया, एक मैं हूँ एक गुरु है, और एक में हो गया प्रकृति का हो गया जो भी मैंने बताई प्राणायाम के माध्यम से, एक हो गया स्त्री के रिलेशन से, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री के रिलेशन से संतान की उत्पत्ति करना। अब एम ही संतान की उत्पत्ति कर ली बिना किसी भूमिका के, बिना ऊर्जा के, जागरण के, तो बीज में कहाँ से शक्ति आएगी। नतीजा बीज वैसे ही रह जाएगा, वो ऐसी अरंडर बालक पैदा होंगे कि पता चली कि जो विद्वान के तो वे जो बेकार आ गया, और बेकार के जो है वहाँ ज्ञानी आ गया, क्योंकि वहाँ शक्ति के प्रभाव पे डिपेंड करता किसके अंदर काम का भाव कितना। तो काम की शक्ति का विस्फोट करना पड़ता है। काम की शक्ति का विस्फोट पहला जो है संभोग के माध्यम से, जो आम प्रकृति में उसमें संतति उत्पन्न है। अब संतान उत्पन्न करने के लिए तो स्त्री के गर्भ में बीज छोड़ दिया, तो स्त्री के गर्भ में बनता है। तो सवाल ये आता है कि जो गुरुजी जब हम इसमें ध्यान करेंगे तो इसमें कुंडलिनी कौन से गर्भ में बनेगी, क्योंकि यहाँ गर्भ कहाँ है भाई, वहाँ तो स्त्री का गर्भ हो गया, उसने बीज ले लिया, तो वो तो है एक जो भौतिकवादी प्रक्रिया, और ये है आध्यात्मिकवादी प्रक्रिया। आध्यात्मिकवादी प्रक्रिया में मूलाधारी क्षेत्र रहता है, ये ध्यान रखो। मूलाधार से फिर उसी के गणितीय योग से 3 से 6, 9 ऐसे करके स्वादिष्ठान, फिर उससे अगले से जो ऐसे विस्फोट होते हुए नाभि, फिर ऐसे विस्फोट होते हुए हृदय, फिर और जो है एनर्जी का विस्फोट होते हुए कंठ, और फिर ऐसे ही होते हुए आज्ञा। अब आज्ञा में तुम देखोगे द्वंद्व है, 2 चक्र है, एक बिंदु और एक दो दिखाते हैं, 2 दल है और एक बिंदु है बीच में। तो क्या है, ये यहाँ है बीज, वो है जो आपका वैसा मूल बीज है जो रस से पदार्थ से बना हुआ है, और उसके बनने पर यहाँ वो जो बीज हमें प्राप्त होता है वो है एनर्जेटिक बीज। यहाँ का बीज
यहाँ के बीज पे विस्फोट करके हमें एनर्जी प्राप्त करी जाती है। एनर्जी गुणात्मक बढ़ती चलती है, गुणात्मक बढ़ के फिर यहाँ मूल बीज बना रहेगा और उसके दोनों ओर वहाँ ऊर्जा के दोनों जो है ऋण और धन ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये खास बात है। और फिर इसी का विस्फोट होता पुनः सहस्त्रार में जाके अनंत गुना होकर एनर्जी का, तब हमें घनघोर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। अब जैसे मान लो किसी ने चंद्र स्वर की ज़्यादा साधना करी, चंद्र स्वर से जो है एनर्जी को ज़्यादा ग्रहण करा अपने अंदर, तो उसे चंद्र के दर्शन होंगे। चंद्र की जो एनर्जी है, चंद्र की जो प्रकाशात्मक है, चंद्र जैसी मतलब जो दूधिया रंग का प्रकाश है, उसके दर्शन होते हैं। और जिसने सूर्य मतलब इस नाड़ी का ज़्यादा संशोधन कराए, संधान कराए, आकर्षण कराए, उस एनर्जी के द्वारा से विस्फोट कराए अंदर से, तो उसके यहाँ सूर्य की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे सूर्य विज्ञान और चंद्र विज्ञान दोनों की उपलब्धि की जाती है इसी प्राणायाम के माध्यम से। तो अब जो है जब ये चीज़ यहाँ बढ़ गई तो इससे क्या हुआ, ये सब अब इसका बढ़ाते हैं हम। तो मूलाधार में ही सारा मुख्य बेस है ये सारा। अब क्या हुआ, अब हमने क्या है अनुपात जो मैंने बताई 9 में क्या होता है कि हम पूरा ध्यान उस एनर्जी को गुजारते हुए में अधिक से व्यर्थ में हमारी एनर्जी बाहर ना निकल जाए, तो पता चलिए हमारी एनर्जी बाहर निकल गई, तो वो एनर्जी और फिर शांति से बैठने का कारण क्या होता है, ध्यान करना इसके बाद प्राणायाम के बाद, जिससे वो एनर्जी अपने स्पंदनों के हाथ से वापस आपके शरीर में सही संतुलित होकर बैठ जाए। आप अचानक उठ के प्राणायाम करके चल दिए, अचानक आपने पानी पी लिया, अचानक दूध पी लिया, चाय पी ली, तो आपने नतीजा क्या है कि वो जो आपके अंदर स्पंदन चल रहा है वो स्पंदन को रोक दिया, क्योंकि आपकी क्रियाएं उस भोजन करने और मतलब पानी पीने और इस सबको पचाने में लग गई। नतीजा आपकी जो एनर्जी का प्रवाह है वो फ्लो जो है वो गड़बड़ा जाएगा और वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अब क्या होता है, जब वो एनर्जी जैसे आप देखोगे गायन वाले ये सब ये अचानक जो है ज़्यादातर क्यों चिलम विलम पीने लगती हैं भांग का या शराब का, क्योंकि इनकी एनर्जी जब नीचे बहुत ज़्यादा गायन करने से एनर्जी ऊपर चढ़ती है, फिर वो नीचे जब बैठती है, नतीजा ये सो गए बैठ गए, तो इनमें दुनिया भर के कामुकता के भाव की वृद्धि हो जाती है। ये अक्सर देखोगे, इसलिए शराब वराब ये सब का संज्ञान होने लगता। विषय यहाँ चल रहा था दूसरा ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य कैसे सजता है, वीर्य का ज़्यादा कैसे निर्माण होता है, धातु का क्षय कैसे होता है, और उसके वो सब विषय क्या है। तब जब हम इस बीज पे लगातार एनर्जी का विस्फोट करते हैं तो उस विस्फोट से क्या होता है, ये क्षेत्र तप्त होता है। तप्त होने से वहाँ ऊर्जा तो बन गई, और जब आपने मूलबंध लगाया उससे ऊर्जा चढ़ी, लेकिन हमेशा मूलबंध तोड़ना लगा रहेगा, फिर प्रवाह धीरे धीरे नीचे बैठेगा। तो जो हमारे अंडकोश हैं, स्त्री का अंडकोश थोड़ा अलग है और पुरुष का अंडकोश नीचे है, तो उसमें वीर्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आपने बीज तो खर्च कर दिया। बीज को लगातार ओज में परिवर्तित करते जा रहे हो, उस पर बमबारी होते होते प्राण वायु की बमबारी होते हुए, मानसिक शक्ति की बमबारी होते हुए वो तो एनर्जी में बदल रहा। नतीजा क्या हुआ कि वो एनर्जी तो आपकी चल रही है, आपके शरीर में बदल रही है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य है कि आप दूसरे को ना छुएं। जब छू देंगे तो आपकी एनर्जी दूसरे में प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ नमस्कार रखी गई कि नमस्कार, बस केवल भाई प्रणाम कर लिया पैरों पे, तो वहाँ इतनी शक्ति खर्च नहीं होती है जितनी शक्ति हमारे गले मिलने से, जितनी हाथ मिलाने से और या स्पर्श से जाती है। तो इसलिए साधक को नितांत एकांत बताया गया या समाज से कम व्यावजा, क्योंकि ये प्राणायाम का विषय बड़ा खतरनाक है। क्योंकि एक तो इसमें अभी अशुद्ध है सारी जो तुम्हारा अब इस समय थोड़ा सा कोरोना वगैरह की वजह से जितनी भी शांति हो गई है उससे थोड़ा सा प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है, अन्य तो भयंकर प्रदूषण है। और इसमें जितना प्राणवायु खींचोगे तो उसमें रोग के चांस काफ़ी हो जाती है। इस विषय पे मैं काफ़ी बताऊँगा आगे। तो क्या होता है, जब वह तप्तता बढ़ जाती है तो अंडकोश और ज़्यादा वीर्यों का निर्माण करता है, क्योंकि ऊर्जा खर्च हो रही, और जो आपका बीज है वो निरंतर जो है ऊर्जा में बदलता जा रहा है, ओज में बदलता जा रहा है, वो आपके शरीर में फैलता जा रहा है विद्युत के रूप में, है नहीं। तो आपकी निंद्रा कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी, आपको लगेगी यार नींद तो आ नहीं रही मुझे, आपको ऐसा लगेगा मैं एनर्जेटिक हूँ, ताकत सी फील हो रही है, आपके स्नायु मंडल में जो है एक अपार ताकत दिखाई देने लगेगी। इससे बढ़ती है आंतरिक बल और इसी से शोधन होकर बनता है सूक्ष्म शरीर, वो विषय अलग। तो अब क्या हुआ, जैसे उस पर बमबारी हुई, वीर्य का ज़्यादा निर्माण हुआ, तो हमने क्या करा, आज प्राणायाम ना करा, अनुपात बढ़ाया नहीं, हमने अनुपात घटा दिया। तो हमने क्या काम करा, वीर्य तो बन रहा है और उसे कन्वर्ट करने की क्रिया हम नहीं कर रहे, उसे लगातार हम जो है ऐसा बढ़ा नहीं रहे। तो नतीजा वो फिर क्या होगा, जो हमने प्रकृति से जो स्त्री का आकर्षण कराए, ऋण का आकर्षण कराए, पुरुष शक्ति का आकर्षण कराए, स्त्री शक्ति का आकर्षण कराए, वो आकर्षण हमारे अंदर इस क्षेत्र पर मूलाधार पर
चूंकि वहाँ एक प्रकार की क्रिया हो रही है, संभोगात्मक क्रिया हो रही है, दोनों का मिलन हो रहा है और उस मिलन से विस्फोट होकर ही तो ऊर्जा बन रही है। वहाँ पे क्या है, हमें उसी संरचना के माध्यम से स्वप्न में जो है संभोग के दृश्य दिखाई देंगे, रेचन का दिखाई देगा। तो नतीजा हमें ऐसे अडल्ट सपने आएंगे और उससे इंद्रिय में तनाव आएगा और अचानक उस घर्षण से हमारा वीर्यपात हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि आजकल जो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं जितना ध्यान की मात्रा बढ़ा रहा हूँ उतना ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो है स्वप्न दोष बढ़ गए, मेरे अंदर कामुकता के भाव बढ़ गए। तो इसलिए क्या काम करा कि दो समय, इसलिए तो प्राणायामवादियों ने मतलब जो 4 से करे, प्रातः, दोपहर, सायं और रात्रि, जिससे चारों समय ऊर्जा बनी हुई जो आपकी व्यर्थ में क्षरण हो, चारों समय प्राणायाम करने से वो सही संतुलित आपके शरीर में बनी रहे। जो वीर्य आपका रज बन रहा है वो भी सही संतुलित होकर ऊर्जात्मक बन के ओज के रूप में आपके शरीर में बना रहे, विद्युत के रूप में। इसलिए सुबह, इसलिए कहा गया कि 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 12 में 2 और 1 3 बन जाता, लेकिन वो शून्य अवस्था है। 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे और फिर 12 बजे। 12 तो महाशून्य है, क्योंकि 12 बजे में दोनों सारी जो सुइयाँ, खासकर रात्रि के महाक्षण इसलिए बोला जाता, सारी सुइयाँ एक जगह आ जाती हैं, इसलिए शून्य बोला जाता, महाशून्य की अवस्था। लेकिन मूल में क्या हुआ, 4 हो गया भाई। इसमें क्या काम करा, 3 बजे कहा गया कि शौच वौच करके 3 बजे साधना करो। 6 बजे 6 का गणित रखा गया, 9 का गणित रखा गया, फिर 3 का रखा गया, फिर 6 का रखा गया, फिर 9 का रखा गया, और ये महाशून्य है दोनों। इसमें ध्यान का विषय बनाया गया, इन महाक्षणों में ध्यान करा जाता है। साधना का क्षेत्र बड़ा ही गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए खैर आपको जब समय मिले तो इस अनुपात से करें, किससे, 3, 6 और 9 के अनुपात से। 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 3 में पूरक और दूसरे में 6 में कुंभक और 9 में रेचक। इसको अब इसको बढ़ाते चलोगे अनुपात में आगे चल के। ये नहीं है 3 का अनुपात क्या करोगे कि 3 का अनुपात जो है फिर आप बढ़ा लोगे 6, हाँ 6 का 12 हो गया और 12 का 18 का हो, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये सब विषय है। तो ये तो तुम्हें गणितीय योग अपने अनुसार लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया। इसलिए 365 दिनों का जो रखा गया ना, उसमें जो है आप देखोगे डिग्री का जो अंतर है। जैसे कोई गोल व्रत कर रहा है, 360 डिग्री क्यों रखी गई कि 360 पे पूरा राउंड घूम जाता। 360 में गया 3, 6 और 0, तो वहाँ 9 यूँ हटा दिया गया, 3 और 6 मिलके 9 बन जाते हैं। ये देखो, और 3 का कितना ही जोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 का भी जोड़ोगे तो ये सब 9 में ही कन्वर्ट होते चले जाते हैं आगे चल के, है नहीं। तो ये विषय इसमें बड़ा गंभीर रहस्य का है, तो मैंने यहाँ बता दिया। इसलिए जितना अपना ब्रह्मचर्य साधोगे, अब क्या आया जो बहुत से कहेंगे औषधि का, तो जब ये आपकी धातु पास होने लगी, आपको वीर्य दोष होने लगे, तो कुछ नहीं, प्राणायाम बढ़ाओ अपने, प्राणायाम को सही संतुलित से करो, रेचक की जो मात्रा उसे संतुलित करो। संतुलित करते ही आपकी ये ऊर्जा बिल्कुल ठीक होगी। आपको अनावश्यक काम का भाव परेशान नहीं करेगा, अनावश्यक जनेंद्रिय के तनावों से परेशानी से बच जाओगे, स्वपन दोष की मात्रा कम हो जाएगी। अब नहीं तो भाई औषधि का उपयोग है, मैंने बताई पूर्व जन्म से, स्वयं के अभ्यास से और औषधि से, तो औषधि का सार। लेकिन औषधि बार बार खाते रहोगे, आयुर्वेद की दवाइयाँ ज़्यादा खाते रहोगे तो वो फिर निर्माण कर देंगे, क्योंकि ये फिर जैसे किसी चीज़ को, ये सब संतुलित करने के लिए, जैसे ही आपका संतुलित हो तो आप प्राणायाम से संतुलित करें, ना कि दवाई से संतुलित करें। प्राणायाम से संतुलित करोगे वो ज़्यादा बेटर है। दवाई से संतुलित करोगे, दवाई क्या काम करेगी, फिर बना देगी उसे, क्योंकि वो लाई है और फिर वो गुणा कर देगी उसे वापस। तो अब मैं फिर हो गई कि मैं तो पहले दवाई खाता था, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ा मेरे अंदर फ़ायदा हुआ, और अब मैं फिर कंटिन्यू। अरे कंटिन्यू कोई दवाई नहीं होती है, कंटिन्यू केवल कर्म है। कर्म कौन सा, प्राणायाम कर्म। इसको सिस्टमेटिक जान लो। तो इसमें ध्यान रखो, प्रातः उठते में जौन सा, जब तुम्हारा अभ्यास का समय चल रहा हो तो जौन सा स्वर चल रहा हो उसी स्वर से खींचें, क्योंकि उस समय उसी शरीर को, आपके शरीर को उसी स्वर, उसी ऋण या धन की आवश्यकता है। जैसे आपका स्वर चल रहा था सुबह उठने पे, ये तो इसी से खींचना प्राणवायु, क्योंकि आपके शरीर को इसकी ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इसको दबा के दूसरी खींचने लगें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या है, इसे दबाएं और इससे खींचें। तो ऐसे ही इसका ध्यान रखें विशेष। हर क्षण जब भी इस प्राणायाम करें तो इसका विशेष ध्यान रखें। जौन से स्वर चल रहा है उसी स्वर अर्थात उसी शक्ति की, चंद्र या सूर्य शक्ति की आपकी शरीर को आवश्यकता है। तो ये हमारा शरीर खुद में एसी है,
तो ये AC अपने आप बनाएगा खींच के, और उसमें सहयोग दोगे तो और अच्छा बनाएगा। तो इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, उनको प्राणायाम के हैं। कुछ भक्तों का प्रश्न आता है कि जैसे प्राणायाम करने से उन्हें जुकाम आदि परेशानी हो जाती है, तो इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि आपने खुले में कर ली, कि आपने जो है वायु मतलब बाहर जाके तेज़ वायु चल रही है उसमें जाके कर लिया, ठंडे स्थान में ज़्यादा कर लिया, या आपने पानी पी लिया तुरंत प्राणायाम करने के बाद में, या आपने अभी ठंडा ठंडा पानी पिया है और अभी जो प्राणायाम करने लगे। अगर आपने ठंडा पानी पिया है तो फिर तो थोड़ा सा रुकें, फिर आप थोड़े गहरे सांस लें नॉर्मली, मतलब तेजी मतलब इसका धीरे लें और बिना रोके धीरे से छोड़ें, धीरे लें तो आपका टेम्परेचर बॉडी का जो आपने कुछ भी खाया है या आपने पानी पिया उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के अनुरूप हो जाएगा। तो आपको जुकाम या खांसी नहीं होगी कि जीभ के मलगम जब गए, तालू में मलगम जब तार, ये सब के कारण है आहार व्यवहार का संतुलन होना। तो ये ध्यान रखें, मौसम के अनुसार सब चीज़ों का अनुपात है। तो ये और कोई प्रश्न? तो और जब होगा कोई प्रश्न फिर इस संबंधित फिर आएगा। तो इसी के साथ करते हैं आशीर्वाद के साथ अभ्यास करो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।